हाँ तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं डे 5 का डेरिवेशन। उसमें हम दो डेरिवेशन करने वाले हैं। पहला है हमारा गॉस लॉ, और गॉस लॉ को हम समझेंगे, साथ साथ उसका प्रूफ करेंगे। और सेकंड है कूलम्ब्स फोर्स को ड्राइव करेंगे बाय गॉस लॉ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना पहला डेरिवेशन, दैट इज गॉस लॉ। तो गॉस साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसको थ्योरम वगैरह भी बोल देते हैं। कहीं गॉस थ्योरम लिखा रहता है, कहीं पे कहीं गॉस लॉ लिखा रहता है। ठीक है, उन्होंने सिंपल सा ये बताया था, इस थ्योरम या इस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इजीली क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। ठीक है, वैसे मैंने डेफिनेशन बता दिया था कि गॉस लॉ कहता क्या है, बट यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ कि गॉस लॉ कहता क्या है। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से थ्रू अ पासिंग थ्रू अ सरफेस, लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times charge inside the surface, चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये था गॉस लॉ का स्टेटमेंट, है ना। अगर अपन इसको समझें कि स्टेटमेंट क्या है, तो अगर मान लेते हैं हमारे पास ये, मान लो कोई एक सरफेस है, यहाँ पर अगर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा दैट इज फाई, ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो क्यू, कौन सा क्यू, इनसाइड लिखा, देखो यहाँ पे लिखा होगा चार्ज इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था, इसलिए चार्ज इनसाइड का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स अगर हम कर देते हैं तो हमें यहाँ पर फ्लक्स निकल जाता है। इनसाइड का मतलब क्या है, ये इन लिखा है या इनसाइड लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर मैं एक और चार्ज ले लेता हूँ Q1 प्लस Q1, और इसकी सरफेस के अंदर चार्ज है प्लस Q और बाहर है प्लस Q1, तो फ्लक्स निकालने के लिए हम इस चार्ज का यूज नहीं करेंगे। फ्लक्स निकालने के लिए हम सिर्फ उसी चार्ज का यूज करते हैं जो सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर वाले चार्जेस का हम यूज नहीं करते। गॉट इट। अच्छा, अब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो भैया हमको पता है फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि फ्लक्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं हम किसका, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का। गॉट इट। इज इक्वल टू, अगर इसको मैं और सॉल्व कर देता हूं तो ये ऐसा कुछ बन जाता है ई डी ए कॉस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ये होता है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ का हेल्प से, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। देखो देखो, ये भी फाई है और ये भी फाई है। जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। जैसे इन दोनों को इक्वल करते हैं, एरिया का फॉर्मूला रखते हैं, थीटा जो भी दे रखा होगा वो रखेंगे और हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, ये तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। तो अब हमारा मेन डेरिवेशन क्या है, अभी पहला वाला कि गॉस लॉ होता क्या है, तो मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज गॉस लॉ स्टेटमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ कि हम गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे कैसे। तो अपन क्या करते हैं, लेट कर कंसीडर कर लेते हैं, लेट अ पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू मान लेते हैं, वो रखा हुआ है, ये किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ है, इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ है। और स्फीयर मान लेते हैं अपन, ठीक है, एट पॉइंट ओ एफ मान लेते हैं, एट पॉइंट ओ। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें गॉस लॉ प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये पॉइंट हमारा ओ है, ये हमारा पॉइंट ओ है। तो ये मान लेते हैं ये अपने आसपास एक स्फीयर के सेंटर पर रखा है, ये सब कंसिडर कर लेते हैं अपन कि ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा है वो पॉइंट ओ विच इज सेंटर ऑफ स्फीयर, ऐसे मान लेते हैं, विच इज सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एक सेंटर है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हम क्या करते हैं, इससे आर डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये मान लो एक सरफेस बना ली हमने। गॉसियन सरफेस कैसा होता है पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या होता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो पहले तो आपको याद रखना है ये क्लोज्ड सरफेस होगा। पहली कंडीशन कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा, क्लोज्ड सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस वही सरफेस होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के या तो परपेंडिकुलर होगी, क्या बोला मैंने,
गॉसियन सरफेस हम वहीं पर लेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी या फिर टेंजेंशियल होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी या टेंजेंशियल होगी। तो ये दो कंडीशन होगी गॉसियन सरफेस के लिए। और गॉसियन सरफेस एक प्रकार से सिमेट्रिक सरफेस होता है। क्या सरफेस होता है? सिमेट्रिक, जैसे सिलेंडर हो गया, स्फीयर होगा, इस टाइप का जो सिमेट्रिकल सरफेस होंगे उन्हीं को हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है गॉसियन सरफेस के लिए। पहला, गॉसियन सरफेस हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल होगी। और तीसरा, वो सिमेट्रिक होगा। गॉट इट? चलिए, तो यहां पर हम इस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से जो भी फ्लक्स होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं क्या, एक गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है। मान लेते हैं इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है आर, इधर तक की, मतलब वही रेडियस, ये रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, देखो अब प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है हमें पता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। गॉट इट? प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ये जो मैं इस कलर से कर रहा हूँ उसको, प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो हमेशा कैसे जाती है? बाहर, रेडियली आउटवर्ड्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, जा रही है। अच्छा, और मैंने अभी आपको बताया था जो डेफिनेशन की क्लास हमने दी थी, तो हमने एरिया वेक्टर पढ़ा था। ये जो गॉसियन सरफेस है, अगर हम इसको मान लेते हैं डीएस या डी ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, स्मॉल एरिया है ना इसलिए डी ए मान लिया, ए फॉर एरिया, स्मॉल है इसलिए डी ए। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये सरफेस है हमारा, अगर हमारे पास ये सरफेस होगा तो उसके परपेंडिकुलर लेंगे हम ना, तो ऐसे हो जाएगा डीएस वेक्टर। तो ये हो गया डीएस वेक्टर। तो आप देख रहे हो इसमें जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब इसमें एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है, बन रहा है। ये हमने ले लिया। अब हम डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं। किसका डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो मैं आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो फाई होगा वो इक्वल होगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। क्लोज्ड क्यों भैया? क्योंकि ये जो सरफेस हमने कंसिडर किया ये कैसा है? क्लोज्ड है। एक काम करता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ये है गॉसियन सरफेस, ये दिख रहा है ना आपको ग्रीन कलर से जो मैं कर रहा हूँ, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस को हमने कैसा कर रखा है? ग्रीन कलर से कर रखा है। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, ये होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। गॉट इट? अब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को जब अगर हम ओपन करते हैं तो वहां पर आ जाता है कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे डी एस ले लिया मैंने, डी ए कर लो चलो उसको। हमें पता है ई वेक्टर और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन में जा रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल है। और पैरेलल होते हैं तो एरिया एंगल कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये आ जाएगा ई डी ए, बिकॉज एंगल 0 है और कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होता है। तो ये आ जाएगा ई डी ए। अब आप देखो इसमें किसका इंटीग्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का या एरिया का? जिनको रटा हुआ है तो वो बोल देंगे सर जी एरिया का होगा। उनसे पूछा जाएगा क्यों होगा, तो हो सकता है उनको पता भी हो सकता है उनको नहीं भी पता। तो देखो मैं बोल रहा हूँ उसमें ई आप बाहर लोगे। अब बाहर क्यों लोगे उसका रीजन समझो। उसका रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये प्लस क्यू चार्ज। अब हम चार्ज को चेंज तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये वाला सरफेस ले लेते हैं, मान लो हमने ये गॉसियन सरफेस ले लिया, तब भी इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो सेम ही रहेगी ना इस डायरेक्शन में, ऐसे बाहर परपेंडिकुलर सरफेस के, बिकॉज चार्ज तो यही है। जब चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले रखा है। और हम ये डी ए का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। भैया डी ए का इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर हमने सिर्फ एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया, ऐसा हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम चाहें गॉसियन सरफेस को ऐसे यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो टोटल स्फीयर है ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गॉसियन सरफेस से मिलकर बन रहा है ना। अगर हम देखें तो ये जो टोटल स्फीयर है ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गॉसियन सरफेस से मिलकर बन रहा है, इसलिए हमने इसको इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्योंकि सबको हम जब ऐड करेंगे तभी तो जाकर हमें स्फीयर का एरिया मिलेगा। तो ऐड करना, अगर वो कंटिन्यूअस होता है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। गॉट इट?
इज इक्वल्स टू, अब इसका एरिया कितना होता है, किसका एरिया, ये जो हमारा स्फीयर लिखा है, हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्फीयर का एरिया लेना पड़ेगा और साथ साथ ई लेना पड़ेगा। ई को मैं एज इट इज रखता हूँ, इस ई को मैंने एज इट इज लिखा। हम यहाँ पे ये जो टोटल एरिया है किसका, स्फीयर का, तो टोटल एरिया आपको पता है स्फीयर का होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। अब ई क्या है, ई है क्या चीज, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू को हमने कैसा माना है, पॉइंट चार्ज। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, पॉइंट चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। और इंटू में 4πr² चल ही रहा है हमारे पास। तो 4πr² से ये r² कटा, 4π से 4π कटा, तो दिस एम्प्लाइज फ्लक्स इक्वल्स टू आ गया Q/ε0। सिंपल। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया फ्लक्स इक्वल्स टू Q/ε0। गॉट इट। यही डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन, आप एक दो बार देख लेना, इसको आराम से आ जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देख लेना। आज थोड़ा सा आपको मेरी वॉइस भी गड़बड़ लग रही होगी, उसका वीडियो भी गड़बड़ लग रही है, इतना ये नहीं लग रहा हो कि सर आप एफर्ट नहीं दे रहे हो, उतने अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हो, मे भी उतना लग रहा हो आप। ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, Q/ε0 आ गया। ओके, तो ये हमारा पहला डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपन अपने सेकेंड डेरिवेशन पर। सेकेंड डेरिवेशन है हमारा कूलम्ब्स फोर्स फाइंड करना है ना हमको, कूलम्ब्स फोर्स फाइंड करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, चल पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। F इज टू 1/4πε0 के, मतलब के तो हो गया Q1 Q2/r²। ठीक है ना, ये होता है कूलम्ब फोर्स। इसको हमें ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस थ्योरम। तो अपन क्या करते हैं, इसमें दो चार्जेस की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि दो चार्जेस हमारे पास, तो लिखते हैं लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 मान ले, टू चार्जेस, चले Q1 एंड Q2, इनको कहीं प्लेस कर देते हैं, कहीं रख देते हैं, तो लिख देते हैं आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए, Q1 को ए पॉइंट पर रख दिया और Q2 को अपन ने बी पॉइंट पर रख दिया। ठीक है, ओके। अब इसमें से अपन देखो, अपन को फोर्स फाइंड करना है, तो अपन को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी, तो अपन किसी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे। मतलब एक को अपन कम चार्ज मान रहे हैं, जैसे मान लो चलो मान लेते हैं लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट पॉइंट दिस, और यहाँ लिख देते हैं Q1 जो है वो ग्रेटर है Q2 से। Q1 जो है वो Q2 से क्या है, ग्रेटर है। तो इससे ये क्लियर रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कौन बनाएगा, Q1 बनाएगा। क्यों, क्योंकि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी Q2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इतना हो गया। चलो, तो फिर इसके बाद अपन यहाँ डायग्राम बनाए थे, यहाँ पे दो दो तीन लाइन छोड़ देना, डायग्राम है हमारा जो बने। मान लो ये पॉइंट था ए, इस पे Q1 रखा हुआ है, और ये पॉइंट हमारा बी जिसपे Q2 रखा हुआ है। ये दो पॉइंट है। अब हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है, और वो भी कैसे निकालना है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें पता है अप्लाई होती है तब जब एक गॉसियन सरफेस बनता है। तो अपन मान लेते हैं कि टू फाइंड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ना, हाँ बिल्कुल। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कौन बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बड़ा चार्ज है Q1, ड्यू टू Q1। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। और गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, हमने आपको बताया था गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। बिकॉज Q1 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडली आउटवर्ड स्फीयर के शेप में निकलती है, तो इसलिए हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। कैसा मानेंगे, स्फीयर शेप को मानेंगे। गॉसियन सरफेस मान लिया ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस कितनी होगी, r होगी। ठीक है, जैसे, और वो याद रखना, कोई भी गॉसियन सरफेस हो वो उस पॉइंट से जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट से ही निकलता है। जैसे हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें बी पॉइंट से, तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस होगा वो बी पॉइंट से पास होगा। तो ऐसे ऐसे एक स्फीयर बना देंगे अपन। ये हमने एक स्फीयर बना लिया, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, आर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। फिर यहाँ पे अपन एक छोटू सा एक वो ले लेंगे सरफेस, एक छोटा सा और सरफेस ले लेंगे यहाँ पे। बस, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, गॉसियन थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1। और हमें पता है डेफिनेशन नहीं पता है, वाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ऐसा कुछ होती है, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो ये Q1 है, तो Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा, रेडियली आउटवर्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और ये छोटा सा एक सरफेस मान लिया हमने, गॉसियन सरफेस, छोटा सा सरफेस मान लिया हमने, इसका एरिया उसके उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जिसको हमने मान लिया डी ए वेक्टर। गॉट इट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया ना। तो चलिए फाइव इक्वल्स में लिख देंगे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास, ई बाहर निकाल लेंगे बिकॉज ई कांस्टेंट रहेगा, है ना, और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। गॉट इट, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 का में भी एलएचएस फाई आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में भी एलएचएस क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। दोनों साइड फाई है तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपन ने Q1 माना ना इसलिए Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन dA। ठीक है, अब dA मतलब क्या, हमने माना क्या है, गॉसियन सरफेस कैसा माना हमने, स्फीयर, तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, स्फीयर का एरिया आ जाएगा, और स्फीयर का एरिया आप लोगों को पता है 4πr² होता है। तो यहाँ से हमने E निकाल लिया, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, तो Q1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें तो ये फोर्स निकालना है ना, तो बिल्कुल हमें पता है, तो यहाँ लिखेंगे हम वी नो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू होता है जिस चार्ज पर हम फोर्स लगा रहे हैं, किस चार्ज पर फोर्स लगा रहा था, Q2 पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा था, Q1 बना रहा था, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q2 इंटू ई का वैल्यू कितना था, Q1 अपॉन 4π ε0 r²। दिस एम्प्लाइज F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर दें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4π ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। गॉट इट, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, सिंपल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ, दोनों डेरिवेशन हो गए। अच्छा एक चीज, आप जब भी पढ़ाई करते हो ना तो ये मत सोचा करो कि रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट जैसा भी होगा वो तो देखो भगवान के हाथ में, आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। अगर आप अपना काम अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली भगवान भी अपना काम अच्छे से करेंगे। कहने का मतलब अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे देन डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, एक आध परसेंट मार्क्स कम आ जाएंगे वो अलग बात है, बट आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। एक आध परसेंट ऊपर नीचे होता ही होता है, क्योंकि वो जैसे मान लो किसी बच्चे को चीटिंग करने का मौका मिल गया, आपको चीटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया, आपके नंबर कम आ गए, वो कम पढ़ता था उसके नंबर ज्यादा आ गए, तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है वो चीटिंग से नंबर लाया है। ठीक है, तो बस आप मेहनत करो, क्या होगा आपके एग्जाम का कैसे रिजल्ट आएगा वो सब छोड़ो, बस मेहनत करो, और कभी भी गिव अप मत करना। ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं, आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है ना, इतना याद रखो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।